अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.2 डेट इज़ वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये बात जो है वो वेरी स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि वेक्टर्स जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको सॉल्व करना, जिनकी एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए हमें सिंपल अरिथमेटिक रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सिंपल रूल्स अप्लाई करने से हम वेक्टर्स को ऐड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, और इसी वेक्टर अलजेब्रा में हम ये सीखते हैं कि जब हमें दो वेक्टर्स को एडअप करना होता है या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एडअप करना होता है तो उसके लिए हम एक रूल यूज़ करते थे, डेट वाज हेड टू टेल रूल। इस हेड टू टेल रूल से हमने ये बात सीखी थी कि किस तरह से हम दो वेक्टर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर इसका थोड़ा सा हम जो है वो रिव्यू लेना चाहें तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर था A और एक दूसरा वेक्टर लेना था हमने जो कि हमारे पास B वेक्टर था, तो इन दोनों को बेसिकली हमने किस तरह से ज्वाइन किया था। तो हमने ये किया था कि सिंपली A वेक्टर हमारा फर्स्ट वेक्टर था, इसके हेड के साथ हमने सेकंड वेक्टर यानी B की जो है वो टेल को अटैच कर दिया था और ये इसका हेड है B वेक्टर का। और देन हमने क्या किया था, हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया था जो कि A वेक्टर की टेल को B वेक्टर के हेड से जो है वो ज्वाइन करता था। तो इस तरह से हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाता था और रिजल्टेंट इक्वल होता था A प्लस B वेक्टर के। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस था जिससे हम वेक्टर्स को जो है वो सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह का प्रोसीजर जो है वो हमने देखना है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं दो वेक्टर्स। ठीक है, और वेक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारा A वेक्टर होगा और साथ ही साथ हमारे पास एक B वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये हमारा A वेक्टर है और ये हमारा B वेक्टर है। दोनों को हमने एक कॉमन एंड से जो है वो स्टार्ट किया है, डेट इज़ ओरिजिन O। A वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और हमारा B वेक्टर भी सेम यहीं से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी तरह का अगर एक B वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो हम B वेक्टर को सेम इसी तरह इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मैंने एडअप करना है तो रिजल्टेंट ड्रॉ करना इधर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस A वेक्टर के ऊपर ही B वेक्टर को सेम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज B की भी वही डायरेक्शन है यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारे B वेक्टर की जो है वो सेम वही डायरेक्शन आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं A वेक्टर को B वेक्टर के साथ मैंने सेम इसी प्रोसेस से जो है वो ऐड किया है कि A वेक्टर के हेड के साथ जो है वो हमारे B वेक्टर की जो है वो टेल जुड़ी हुई है। ठीक है, देन मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया है और रिजल्टेंट भी किस तरह से है कि A वेक्टर की जो हमारी टेल है वो जो है इस वेक्टर के थ्रू जुड़ रही है किसके साथ, B वेक्टर के हेड के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A वेक्टर की जो टेल है वो इस रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू कंबाइन हो रही है हमारे B वेक्टर के हेड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे A और B वेक्टर को दोनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद यहाँ से हमने निकाल लिया एक रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा काम क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वेक्टर A था। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिटरमिन किए थे एक वेक्टर के, उसमें ये बात हमने सीखी थी कि अगर एक वेक्टर हमारे पास A गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो x एक्सिस उसका कंपोनेंट होगा यानी इसकी प्रोजेक्शन x एक्सिस पे ax होगी और इसी वेक्टर की प्रोजेक्शन y एक्सिस पे हमारे पास क्या होगी, ay होगी। ठीक है, तो इसको हमने कहा था कि ये A के जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हमने इस A वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को लिख दिया है जिसमें इतना पोर्शन हमारे पास जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ax को, यानी ax यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे A वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ हम सिंप्लिसिटी के लिए इस बात को लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो O से लेके M तक था वेक्टर A। ठीक है, देन इस वेक्टर को हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व किया तो क्या आया, O से लेके जो Q तक था वो क्या था, इस A वेक्टर का x कंपोनेंट था। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ से लेके Q से लेके M तक जो है वो
इस ए वेक्टर का क्या आ रहा है, वाई कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि Q टू M भी हमारे पास ए वाई है, यानी ए का वाई कंपोनेंट है, और साथ ही साथ R और S से लेकर भी आपके पास जो है वो एक वेक्टर का y कंपोनेंट आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R S भी क्या है, ए वाई को ही शो कर रहा है। आप इसको जैसे भी जो है वो कंसिडर करना चाहें, ठीक है। सेम इसी तरह जो हमारे पास वेक्टर b है, इसके भी क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर b कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, bx, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, by हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स को अगर देखें तो वो क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि m से लेके p तक हमारे पास b वेक्टर आ रहा है, ठीक है। m p किसके इक्वल है, हमारे पास b वेक्टर के। अब अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखना चाहें कि वो क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे m से s, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, bx आ रहा है, डेट इज x कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर। और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि q टू r भी हमारे पास जो है वो bx को ही शो कर रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं q से r भी bx ही आ रहा है। तो इसको हम दो तरह से जो है वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी इसको जो है वो डिनोट करना चाहें। नेक्स्ट अगर इसका y कंपोनेंट हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, p से s, ठीक है। तो ps हमारे पास क्या है, हमारे वेक्टर b का y कंपोनेंट जो है वो यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ हमने सेपरेटली देख लिया कि ए कंपोनेंट के वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है और बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं। सेम इसी तरह जब दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो ऐड करने से हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसके भी कुछ ना कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़रूर होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है डेट इज़ नॉन एज आर एक्स, और इसी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो हमारे पास आर वाई के इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को मेनली। इसको हम रेज कर देते हैं यहाँ से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि ए वेक्टर क्या था, बी वेक्टर क्या था, ए के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वाई के कंपोनेंट्स क्या हैं, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर था और उसके प्रॉपर कंपोनेंट्स जो थे वो हमारे पास क्या क्या थे। अब हम चलते हैं अपने एक्स कंपोनेंट्स फाइंड करने की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं रिजल्टेंट कंपोनेंट को, रिजल्टेंट वेक्टर को यूँ लिख लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर हमें जो है वो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास किस तरह से आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आता है हमारे पास r इज इक्वलेंट टू a प्लस b के थ्रू, ठीक है। अब इसी रिजल्टेंट वेक्टर को बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है अलोंग x एक्सिस भी और अलोंग y एक्सिस भी। तो अगर सबसे पहले अलोंग x एक्सिस देखें तो क्या आएगा, हमारे पास जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस देखने के लिए हम यूँ कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे O से R हमारे पास क्या बन रहा है, R x बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें R का x कंपोनेंट लेना है तो रीजन क्या आ रहा है, O टू R, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से ले लेते हैं O टू R यहाँ तक, इसको O टू R इज इक्वलेंट टू, अब देखते हैं कि A जो हमारा वेक्टर था उसका x कंपोनेंट क्या बन रहा है, तो वो बन रहा है हमारे पास O टू Q हमारे पास, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, प्लस B का जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या बन रहा है, Q टू R बन रहा है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे लास्ट अभी बताया था कि क्यू आर जो है वो मज़ीद इक्वल है एम एस के। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम इसको यूँ लिख लेते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। अब अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या क्या आ जाएगा, ओ आर इज सिंपली आर एक्स, ठीक है, ओ क्यू इज सिंपली ए एक्स एंड एम एस इज इक्वल टू बी एक्स। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अपने रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब सेम इसी तरह हम जो है वो अपने रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अलोंग y एक्सिस, कि y एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो है वो क्या क्या टर्म्स जो है वो आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली देख सकते हो कि जब हमने y एक्सिस के लिए लिखना है तो हमारी इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगी, यहाँ पे x जो है वो हमारे पास सब टाइटल बना हुआ है, तो वहाँ पे अगर हम y एक्सिस के लिए लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, आर वाई इज इक्वलेंट टू
a ऑफ y प्लस b ऑफ y। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट्स और रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ही साथ हमारे पास y कंपोनेंट्स भी जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट, अब आप ये बात जानते हैं कि हर वेक्टर जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर के जो हैं वो x कंपोनेंट भी होंगे और साथ ही साथ इसके y कंपोनेंट भी होंगे। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट को मैं यूँ लिख सकती हूँ ना rx, और इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूँ तो x एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ होने वाला यूनिट वेक्टर होता है i कैप। इसका मतलब क्या है कि r का जो x कंपोनेंट हमारे पास आएगा वो होगा rx i कैप। सेम इसी तरह r वेक्टर का जो y एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट है वो है ry। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन को हम शो करने के लिए ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के अलोंग j वेक्टर। तो सिंपली हमारे r रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट बनेगा डेट इज ryj। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे हमने लास्ट टॉपिक नंबर 2.2 के आर्टिकल नंबर 9 में किया था, उसमें हमने सब टॉपिक नंबर 9 में किया था, उसमें हमने क्या कहा था, हम जैसे यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं डेट r इज इक्वलिंग टू rx ऑफ i प्लस ry ऑफ j की फॉर्म में। ठीक है, ये सेम वही केस है जैसे वहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि एक वेक्टर a है हमारे पास, तो ये इसका axi कंपोनेंट होगा, ये इसका ayj कंपोनेंट होगा, और लास्ट में हमने कंक्लूड करके इसको लिख दिया था डेट a इज इक्वलिंग टू axi प्लस ayj। तो हमने वहाँ पे इस फॉर्म में इसको जो है वो लिखा था, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे r वेक्टर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लिख ली। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिंपली अब हमें करना क्या है कि हमारे पास यहाँ पे rx और ry की वैल्यूज़ जो है वो हमने पहले से निकाल ली है। rx की वैल्यू भी हमें मालूम है और ry की वैल्यू भी जो है वो हमें पता है। तो अब सिंपली इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रेस कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं सिंपली हमारी rx की वैल्यू जो थी वो क्या थी, rx इक्वल था ax प्लस bx के। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब सिंपली इस इक्वेशन को लेंगे और इसके अंदर जो है वो सिंपली हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मूव करवा लेते हैं ताकि सिंपली हम लिख सकें rxi प्लस ryj। ये इक्वेशन हमने इसी से जो है वो निकाल के यहाँ पे लिख दी है। अब सबसे पहले हम rx की अगर वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा, ax प्लस bx और i कैप एज इट इज़, और ry की अगर वैल्यू हमने लिखनी है तो वो हमारे पास यहाँ गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा ay प्लस by इंटू j कैप। तो ये हमारे पास r रिजल्टेंट की जो वेक्टर की वैल्यू है वो कम्प्लीटली यहाँ पे हमने डिटरमिन कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक नंबर 2.2 था उसके सब टॉपिक नंबर 10 में हमने ये बात स्टडी की थी कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू जो है वो वेक्टर को डिटरमिन कर सकते हैं। वेक्टर को डिटरमिन करने का मतलब क्या था, सिंपली हमारे पास वेक्टर को डिटरमिन करने का मतलब ये था कि हम एक वेक्टर की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस r वेक्टर के जो है वो मैग्नीट्यूड को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम यूज़ करते थे पाइथागोरस थ्योरम को, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो सिंपली क्या होता था कि हम जो है वो वैल्यूज़ को इस तरह से लिख सकते थे। लाइक अगर हम इसे करना चाहें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इज आर रिजल्टेंट वेक्टर यानी r का स्क्वायर, बेस इज आर एक्स, अगर हम r रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो बेस इज आर एक्स, तो यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज सिंपली आर वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये आर वाई हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख लिया हमने इसे। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम इनकी जगहों पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट की थी। ठीक है, यहाँ से आर एक्स की वैल्यू ये है और आर वाई की वैल्यू ये है, तो सिंपली क्या आ जाएगा ax प्लस bx होल स्क्वायर प्लस
ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो आर को जो है वो हमें यूँ लिखना पड़ेगा और दूसरी साइड पे सिंपली क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा एंड द आंसर विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से सिंपली हमने मैग्नीट्यूड को जो है वो डिटरमिन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम अब डायरेक्शन भी फाइंड करें। तो सिंपली डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और डायरेक्शन आपको पता है लास्ट टॉपिक में बात हमने सीखी थी कि डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन टेंजेंट थीटा का रिलेशन। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है हमारे पास किस चीज़ के, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो अगर यूँ लिख लें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर वाई कंपोनेंट और बेस हमारे पास यहाँ क्या है, आर एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अगेन इनकी वैल्यूज़ यहाँ से पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए वाई, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपली ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, सिंपली यहाँ से हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली। अब अगर हम डायरेक्शन प्रॉपरली निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, थीटा को हम वहीं रहने देंगे और टेन को उस साइड ले जाएंगे तो वो बन जाएगा इन्वर्स और आंसर क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो थीटा बेसिकली हमें क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में जो है वो सिंपली इंडिकेट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट अगर हम ये बात कहें कि इन केस अगर हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर नहीं है, लाइक यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर थे ए एंड बी जिनको हमने ऐड किया। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा वेक्टर हैं और इनफाइनाइट आप कह लें वेक्टर्स हैं, तो हम इसको जो है वो इन्हीं दो इक्वेशंस को किस फॉर्म में जो है वो हम लिख सकते हैं, यानी अपनी डायरेक्शन की और हमारी मैग्नीट्यूड की इक्वेशन को। तो सपोज कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं, ए बी सी अप टू सॉन, बहुत से वेक्टर्स हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो लास्ट जो मैग्नीट्यूड ए और बी के लिए निकाला था उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा यानी हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो सिंपली आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सॉन स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सॉन स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया किस केस में, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो वेक्टर्स गिवन है। सेम इसी तरह अगर डायरेक्शन निकालनी है लार्ज अमाउंट ऑफ वेक्टर्स के लिए तो वो कैसे लिखी जाएगी, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ ए और बी हैं लेकिन यहाँ पे हम अप टू सॉन सी से भी आगे लेके जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सॉन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सॉन। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो यहाँ से डायरेक्शन आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि बेसिकली इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि हमने तमाम वेक्टर्स के, वेदर वो ए था बी था या आर था, सबके हमने एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। देन हमने क्या किया, हमने जो है वो इस रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड किया। देन हमने इस रिजल्टेंट के y कंपोनेंट्स को फाइंड किया। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में आ गया था, अगर मैं उसको लिख लूँ तो वो आया था r इज़ इक्वलेंट टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर की फॉर्म में। सेम इसी तरह फिर हमने क्या फाइंड की, हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की अपने रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, और लास्ट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद जो है वो हमने क्या किया, हमने जो है वो इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को जो है वो एक्सटेंड करवा दिया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो एक्सीड कर जाते हैं तो हमारे दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो किस फॉर्म में डिस्प्ले हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं।
स्टूडेंट्स लास्ट हमने जो इक्वेशन अब यहाँ पे डिटरमिन की है रिजल्टेंट आप जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, उसको अगर हम यूँ लिख सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, जिसको यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने रिजल्ट को चेंज किया था, लेकिन अगर हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट ना करें तो डायरेक्शन के फॉर्मूला को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब थीटा जो है वो किसको बताता है? थीटा हमारी वेक्टर की डायरेक्शन को जो है वो बता रहा होता है। अगर हम इस केस को जो है वो डिस्कस करें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है। लेकिन ये थीटा की वैल्यू जो है वो हमें ये बता रही है कि इस टाइम जो हमारा वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास आर वाई और आर एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होगा कि आर एक्स पॉजिटिव होगा, आर वाई नेगेटिव होगा, या आर वाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए और आर एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाए। तो इस केस में जो हमारा थीटा होता है वो जो है वो डिफरेंट एक्सिस में लाई करना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं रहता कि वो एक्स वाई कंपोनेंट में ही जो है वो लाई कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं अपने रिजल्टेंट वेक्टर की तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो थीटा एंगल है वो बेसिकली क्या है, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का वो एंगल है जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है यानी ये आर जो वेक्टर है वो हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसको हम थीटा कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ केसेस कंसिडर कर लेते हैं सिंपली। सबसे फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई कर रहा है हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो ये हमारे पास यूँ आएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर हमारा जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा वेक्टर कुछ इस तरह से आर, इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ rx और ry दोनों क्या होंगे, हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आप अगर देखें तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको तो यूँ कर लेते हैं कि हमारी ये वाली जो टर्म है इसको हम कह लेते हैं ये फाई के इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स के इक्वलेंट आ रही है, ठीक है। तो ये फाई जो है वो बताएगा हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देखें कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, इसको हमने यूँ ड्रॉ कर लिया और ये एंगल जो यहाँ पे ये हमारा रिजल्टेंट बना रहा है अपने एक्सिस के साथ वो फाई के इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन हमने ये बात भी कही थी कि हमारे पास थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो नज़र अगर हम डालें तो ये क्या नज़र आ रहा है कि हमारा रिजल्टेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे वो भी थीटा होगा और हमारा रिजल्टेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ वैसे जो एंगल बना रहे हैं वो भी फाई के इक्वल है। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास फाई के इक्वल आएगा बिकॉज फाई भी उतना ही है और हमारे पास जो थीटा है वो भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड केस अब कंसिडर करें इसका, तो सेकंड केस यूँ ले लेते हैं कि अब हमारे पास जो हमारा सिंपली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था और अब हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। इस सेकंड कोऑर्डिनेट में ये जो एंगल बना रहा है अपनी सिंपली आप कह सकते हैं इस चीज़ के साथ, ठीक है, वो कितना एंगल है अपने एक्सिस के साथ, ठीक है, अपने बेस एक्सिस के साथ वो एंगल तो हमेशा फाई होगा। जैसे यहाँ पे आर का अपने बेस एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल फाई था और साथ ही साथ ये एंगल जो है वो फाई, इसका जो है वो एक्स एक्सिस के साथ भी बनने वाला एंगल था। तो हमने कहा था फाई और थीटा दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे बनने वाला आपके रिजल्टेंट का जो एंगल है बेस एक्सिस के साथ वो फाई है, ठीक है। तो यूँ लिख लेते हैं हम ये एंगल
फाई है, लेकिन इस वेक्टर का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल था उसको हम थीटा ही कहेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। उस थीटा को अगर हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये 180 डिग्री के इक्वल है। अगर हमें यहाँ तक थीटा फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से फाई को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम अब थर्ड केस कंसिडर करें, तो थर्ड केस में हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा वेक्टर लाई कर रहा है थर्ड एक्सिस में। ठीक है, थर्ड एक्सिस के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होगी कि हमारा जो आर एक्स है वो भी नेगेटिव है और आर वाई भी क्या है, हमारे पास नेगेटिव में ही आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस टाइम जो अपनी बेस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो तो फाई ही होगा। जैसे प्रीवियस वालों में वो तमाम में फाई था, लेकिन थीटा कौन सा एंगल था जो इस वेक्टर के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का बन रहा है, तो उसको हम यूँ देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और ये हमारा जो है वो इस केस में आर रिजल्टेंट वेक्टर है, और फाई इसका इस बेस के साथ बनने वाला एंगल है जो कि यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस था। ठीक है, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि थीटा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस रिजल्टेंट का जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, सिंपली अगर हम ये 180 डिग्री है, अगर हम 180 डिग्री में फाई को ऐड कर दें तो ये थीटा के इक्वल आएगा। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई के आ गया। ठीक है, और लास्ट केस अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं फोर्थ, कि ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट में आपको नज़र आ रहा है कि आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है वो एक वेक्टर में ड्रॉ करूँ तो इस वेक्टर का जो बेस एक्सिस के साथ एंगल होगा वो तो फाई ही होना है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो टोटल एंगल होगा वो थीटा होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, इसका एंगल अपने बेस एक्सिस के साथ फाई है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इसका बनने वाला एंगल है वो थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है 360 के इक्वल, 0, 90, 180, 270 और अगेन ये 360 आता है। तो अगर हम इस थीटा को यहाँ पे इस रिजल्टेंट के लिए मेजर करना चाहते हैं तो ये क्या आएगा, अगर मैं 360 में से फाई के पोर्शन को माइनस कर दूँ तो थीटा आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई। तो इस तरह से हमने क्या किया, इक्वेशन लिखी थी थीटा की। थीटा हमेशा वो एंगल होना था जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा और फाई वो एंगल होगा जो कि हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का अपने बेस एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल था। तो फर्स्ट में फाई और थीटा दोनों सेम थे बिकॉज इसका अपने बेस एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल भी फाई था और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को हमने थीटा कहा था, तो दोनों सेम थे। नेक्स्ट में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई थी वो आई थी 180 डिग्री माइनस फाई, थर्ड में आई थी 180 डिग्री प्लस फाई और लास्ट में हमने निकाल ली 360 डिग्री माइनस फाई के इक्वलेंट। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।